हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं यहाँ पर आया हूँ 26 फेब का जो शिफ्ट 2 का पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस डिस्कशन से पहले जो हमारी यहाँ की केमिस्ट्री टीम है एक बार मैं उनको आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा मिस्टर विजय प्रताप सिंह, मोस्ट सीनियर फैकल्टी है हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पर मिस्टर राम रतन द्विवेदी सर, और इनको सभी प्यार से आरडी सर भी बुलाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ही फेमस फैकल्टी है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा मिस्टर प्रवेश गर्ग, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री ही हमारे यहाँ पर डील करते हैं, बहुत ही जीनियस फैकल्टी मैं कह सकता हूँ इनको। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करना चाहूँगा मिस्टर DN पाठक, ये भी हमारे यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही डील करते हैं, और इनको तो डेफिनेटली आप जानते ही होंगे, अनुराग, माई सेल्फ। ठीक है, तो चलिए खैर, इसके बाद अब हम शुरू करेंगे 26 फरवरी का जो सेकेंड इनिंग का पेपर है उसको अब हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2,4 DNP टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई। अरे भाई, डीएनपी टेस्ट कौन कौन देता है? डीएनपी टेस्ट याद रखिएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ये टेस्ट देते हैं। और तुम्हें याद होना चाहिए, जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन 2,4, एक्चुअली ये जो कंपाउंड होता है वो इस टाइप का होता है। ये देखो, एल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम ये कंपाउंड होता है, इसको 1 माने, ये 2 है, तो 2,3,4 तो क्या है? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, इसको बोलते हैं DNP की रिएक्शन। जब इससे कराते हैं तो इस टाइप का कंपाउंड बनता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, और ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं। इसमें याद ये क्या होता है, जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन DNP से कराते हैं तो या तो रेड कलर आता है, या ऑरेंज कलर आता है, या फिर येलो कलर आता है। उससे ही हम इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर इनमें इन सभी में कीटोन नहीं दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है? एल्डिहाइड दे रखा है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसमें यहाँ पर एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें पैरामिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड दे रखा है। इसका रिएक्शन हमें कराना है सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, उसके बाद इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करानी है NaH की प्रेजेंस में, और साथ में फिर थर्ड नंबर पर HI। मैं कह सकता हूँ कि ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो इस पेपर में मुझे लगा है। तो इस केस में यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये जो रिएक्टेंट होता है जब इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दिस इज कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, और अगर दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो में एक मॉलिक्यूल का होता है ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का होता है रिडक्शन। अब बात यह है कि इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन? तो न्यूक्लियोफाइल के अगेंस्ट जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो अदर एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो होगा क्या, जो फॉर्मल्डिहाइड होगा इसका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम फॉर्मेट में। भी फॉर्मिक एसिड बनता फॉर्मिक एसिड है, बट चूंकि NaOH है तो बेसिक मीडियम में एसिड तो बनेगा ही नहीं, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां बनता है सोडियम फॉर्मेट, और इस वाले मॉलिक्यूल का होता है रिडक्शन। क्या बनेगा? CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल टाइप का ये कंपाउंड बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर NaH है, Na प्लस और H माइनस, तो H माइनस क्या करेगा, इसका यहाँ से H प्लस निकाल देगा। H प्लस निकलेगा तो O पे चार्ज किया आएगा माइनस, और जैसे ही O पर माइनस आएगा ये O माइनस सीधा इस कार्बन पर अटैक करके यहाँ से Br को रिप्लेस कर देगा। SN2 रिएक्शन टाइप का होगा यहाँ पर। तो इस O से कौन जुड़ जाएगा, इथाइल, तो इस O से जुड़ा यहां पर इथाइल, ये बना। अब नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन हम कर रहे हैं HI के साथ,
तो HI के साथ करेंगे तो देखो इस केस में यहाँ पर O के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, ये तो रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल ना होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो जब HI से रिएक्शन करते हैं तो ये वाला बॉन्ड ना ब्रेक होकर ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 पे क्या आएगा, CH देखो यहाँ पर एक्चुअली में होगा क्या, O पर जब रिएक्शन हम HI से करेंगे तो O पर से पहले कौन बॉन्ड बना लेगा, O से बॉन्ड बना लेगा पहले H, और O पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा प्लस। अब प्लस आने के बाद ये बॉन्ड तो टूट नहीं पाएगा, क्यों नहीं टूट पाएगा, अभी मैंने बोला रेजोनेंस के कारण ये वाला बॉन्ड सिंगल ना होकर इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस O से तो जुड़ा H और CH3 से कौन जुड़ जाएगा, I माइनस, तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH3I। तो इस वाले में यहाँ तो आया OH। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी O से कौन जुड़ेगा, H, O पे चार्ज किया आएगा प्लस। अब प्लस आने के बाद बॉन्ड ब्रेक होगा, तो अगर ये वाला इधर वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस C पे प्लस आएगा, और अगर इधर वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस वाले C पे प्लस आएगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। तो मोर स्टेबल कैटायन कहाँ से मिलेगा, इस वाले कार्बन से, इस पर प्लस आएगा, और जब इस पे प्लस आएगा तो फिर I माइनस इसी से बॉन्ड बनाएगा, तो कुल मिलाकर इस पर आएगा CH2I। तो यही इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा, और ये होगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखो ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। हमें कोलोइड बनाना है, कैसे बनाना है, FeCl3 को हमने एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में ऊपर डाला है, तो ये पूछ रहा है जो कोलोइड बनेगा उन कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, न्यूट्रल, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव और नेगेटिव, राइट। तो NCERT की लाइन से, डिट्टो लाइन से सवाल है, एक्सेस ऑफ हॉट वाटर के ऊपर जब FeCl3 डालते हैं तो FeCl3 का कोलोइड बनता है, और वहाँ पर Fe+3 आयन इसके कोलोइडल पार्टिकल पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और आप सबको पता है अगर Fe+3 आयन अगर एड्जॉर्ब हो गए तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो FeCl3 जब एक्सेस ऑफ हॉट वाटर पे डालेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड बोलते हैं जिसे, ये बनता है हमारे पास। इसका उल्टा अगर हम NaOH और FeCl3 मिलाते हैं तो नेगेटिवली चार्ज सोल बनता है, वहाँ हाइड्रोक्साइड आयन FeOH होल थ्राइस के सॉल्व पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत आसान, थ्योरेटिकल, NCERT जिसने पढ़ा उसकी बल्ले बल्ले। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, इसमें हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 में हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है, ABCD 4 रिएक्शन दे रखी है, और ये इनके यहाँ पर हमें कुछ नेम भी दे रखे हैं। तो अब हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कंपेयर करना है, तो जरा देखो क्या होता है। ये वाला बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब Cu2Cl2 से करते हैं, दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो बताइए यहाँ पर इसका ये जो रिएक्शन है इसकी कौन सा इसका हो गया मैचिंग, ए वाले का सेकंड हो गया, ठीक है। अब और आगे चले तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर Cu से करते हैं, ओनली Cu से, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl बनता, इसमें भी क्लोरोबेंजीन है, बट ये रिएक्शन कहलाती है कौन सी, गेटरमान रिएक्शन। अगर Cu2Cl2 लेंगे तो सैंडमेयर, और अगर Cu लेंगे ओनली तो गेटरमान रिएक्शन। तो बताइए इसका मैचिंग कौन सा हुआ, फोर्थ वाला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आइए नंबर सी में इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम से कराया तो बना ब्यूटेन, दिस इज वुड्स रिएक्शन, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है, वुड्स रिएक्शन है अगर। तो यहाँ पर देखो इस केस में सी का जो मैचिंग होगा वो कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और एक लास्ट में अगर हम यहाँ पर देखें ये वाला, इस केस में ये तो ये हो गया, एक ये वाला यहाँ पर हम ये बात करेंगे इस केस में, ये दे रखा है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम से करते हैं तो डाइफिनाइल बनता है, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। अगर एलिफेटिक हैलाइड है तो वुड्स रिएक्शन, और अगर एरोमेटिक हैलाइड है तो इसको कहा जाता है फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका जो मैचिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिटिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक खास बात और है, यहाँ ये डी ऑप्शन में C2H5 लिखा हुआ है ना,
ये C6H5 है, क्लोरोबेंजीन है, तो ये हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। और अगर हम इसमें अब यहाँ पर देखें तो इसका आंसर क्या आ रहा है, नंबर 3 आ रहा है। जरा देखो, ए का सेकंड, ए का आ रहा है सेकंड, बी का आ रहा है नंबर 4th, सी का मैचिंग कौन सा है, फर्स्ट, और डी का मैचिंग कौन सा आ रहा है, डी का मैचिंग यहाँ पर ये रहा, इसका मैचिंग कौन सा, थर्ड हो जाएगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Now we have question number 5th. In the molecule, the hybridization of carbon 1, 2, 3, 4 are respectively. तो जैसा बच्चों आपको पता है कि this CH2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, C डबल बॉन्ड कार्बन है, CH3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें मालूम है कार्बन अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक ऑर्बिटल क्या करेगा, प्योर पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके चारों ओर, नाउ इसके चारों ओर क्या अपने पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो sp2। इसके चारों ओर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो व्हाट वी कैन राइट, sp। इसके चारों ओर अपने पास फिर कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, ये sp2, और इसके चारों ओर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। कार्बन पे लोन पेयर होता नहीं, और हमें मालूम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर यहाँ हर केस में क्या है, 0 है। कार्बन भी लोन पेयर ही नहीं रहता, 4 वैलेंसी हैं तो लोन पेयर कहाँ से आएगा। ठीक है, सारे के सारे आइटम्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोन पेयर इस केस में हमारे पास हमेशा कार्बन वाले कंपाउंड्स में जनरली क्या हो जाता है बच्चों, या इस केस में समझ लो ये 0 लोन पेयर है, तो हमारी सिर्फ बॉन्ड पेयर होती है। तो सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर लो। सो बच्चों करेक्ट आंसर इसके लिए अपने क्या हो गया, sp2 sp sp2 sp3। सो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। यहाँ पर दे रखा है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, दीज ऑल आर डाइसैकेराइड। और यहाँ पर कॉम्बिनेशंस तुम्हें क्या दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखो तुम्हें पता होना चाहिए इस केस में सुक्रोज होता है डाइसैकेराइड का, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का। सिमिलरली लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज किसका होता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और जो माल्टोज होता है ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज का। इसमें C1C2 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, इसमें C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है, और इसमें भी C1C4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है। तो अगर ये हम मैच करें तो ये इसका जो परफेक्ट आंसर आता है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर 4th। याद रखिएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर तुम्हें सुक्रोज का तुम्हें अगर कॉम्बिनेशंस पता होंगे लैक्टोज के या माल्टोज के, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। तो परफेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, नंबर 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, विच ऑफ द ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो हमें मालूम है एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जनरली क्या होती हैं, दे आर एसिडिक ऑक्साइड एंड हेंस दे आर एसिडिक। मेटल की ऑक्साइड्स जनरली क्या हो जाती हैं, बेसिक हो जाती हैं। कुछ मेटल हैं जिनके एम्फोटेरिक है। तो नो इसमें देखें बेरियम मेटल है, इसमें कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम है। यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों में ही नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं, बोरॉन एंड सिलिकॉन, और दोनों की ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक हैं। क्योंकि B2O3 को अगर हम पानी में डालेंगे H2O, तो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट बोरिक एसिड विच इज एन एसिड। इसी तरह सिलिका भी फाइनली जो है, सिलिका को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, H2O स्टीम के साथ करें या हाइड्रोलिसिस करें, अंडर प्रेशर करें, तो ये भी एसिड बना देती। कभी कभी इट फॉर्म्स H2SiO3 और समटाइम्स इट हाइड्रोलाइजेस टू गिव H4SiO4 प्रेजेंस ऑफ स्टीम एंड यूजिंग सम कैटलिस्ट। तो दोनों ही देखो एसिड हैं। दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड
और ये वाला हो जाता है ऑर्थो सिलिसिक एसिड, और ये जनरली सम कैटलिस्ट इन्वॉल्व करता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। लेकिन हमें मालूम है कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लें या बेरियम ऑक्साइड लें, तो कैल्शियम मेटल है तो कैल्शियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह बेरियम ले लेंगे, प्लस H2O क्या देगा अपने को, बेरियम हाइड्रोक्साइड। N2O is a neutral oxide. N2O is a, so correct answer is for this is 4. Next question देखिए बच्चों, Calgon is used for water treatment. Which of the following statement is not true about the Calgon? Calgon अपने को पता है, it is sodium hexametaphosphate, that is Na6PO36. This is Calgon. Sodium hexametaphosphate, इसको बोलते हैं, it is also called as what? Graham salt. उसका ग्राहम सॉल्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज पॉलीमेरिक कंपाउंड एंड इट इज वाटर सॉल्युबल, इट डज नॉट रिमूव कैल्शियम आयन बाय प्रेसिपिटेशन। ये भी इट रिमूव्स कैल्शियम आयन बाय प्रेसिपिटेशन फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट। तो ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन दोनों को ही रिप्लेस करता है बाय फॉर्मिंग प्रेसिपिटेशन। सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, हार्ड कैल्शियम इज हार्डनेस कॉजिंग। इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट आउटराइटली रॉन्ग है, कैल्गन कंटेन्स द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय वेट इन अर्थ क्रस्ट। देखिए बच्चों, इसमें कैल्गन कंटेन्स द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट। तो हमें मालूम है कि अर्थ क्रस्ट में जो ऑर्डर ऑफ अबंडेंस है, तो सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में, इट इज़ ऑक्सीजन, देन वी हैव सिलिकॉन, देन वी हैव एल्यूमिनियम, देन वी हैव आयरन, then we have calcium, then we have magnesium, and finally we have, this is order of abundance of elements in earth crust. तो सेकेंड मोस्ट abundant element by weight in earth crust जो है वो सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन तो इसमें है ही नहीं। अगर फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता तो हो सकता था, तो सिलिकॉन तो इसमें है ही नहीं। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, और रॉन्ग ही अपने लिए आंसर है। मैं रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसको शॉर्ट में CAN भी बोलते हैं, कैन। Seric ammonium nitrate and CHCl3 alcoholic KOH are used for the identification of functional group present in। तो तुम्हें याद होना चाहिए, सेरिक अमोनियम टेस्ट जो होता है वो अल्कोहल का टेस्ट होता है, ठीक है। एंड जो रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH की, ये होती है अमाइन की, दैट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ऑल्सो नॉन एज आइसोसाइनेट टेस्ट, जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में आइसोसाइनेट बनता है जो कि एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो याद तुम्हें होना चाहिए सेरिक अमोनियम टेस्ट किसका, अल्कोहल का, और CHCl3 अल्कोहलिक KOH ये कौन सी रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, किसकी, अमाइन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स आर लेबल्ड एज assertion A and other is labeled as this. In TLi3 is isomorphous with CSI3, the metal present in +1 oxidation state. बिल्कुल है, cesium +1 और थैलियम +1. It is only because of inert pair effect. थैलियम की स्टेट, थैलियम की पॉसिबल वैलेंसी +1 and +3, but due to inert pair effect +1 is more stable. TL metal has 14F electron in its electronic configuration. In the light of above statement, choose the most appropriate answer for the following, for the options given below. तो ये स्टेटमेंट तो सही है, अगर आप इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन आ ही जाएंगे,
लेकिन इसका ये प्रॉपर रीज़न नहीं है। प्रॉपर रीज़न तो बेटा इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वेयर NS2 इलेक्ट्रॉन्स या 6s2 इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड हेंस दे आर नॉट अवेलेबल फॉर आयनाइजेशन, क्योंकि थैलियम का कन्फिगुरेशन आएगा 6s2 6p1। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 is the right statement. Thallium shows +1 state due to its inert pair effect. या आप चाहें तो इसमें थैलियम का कन्फिगुरेशन लिख लें। थैलियम का कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? Xenon 4f14 5d10 6s2 6p1। ये देखें, सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ वीक शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5d। वीक शील्डिंग, तो जैसी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दिस 6s2 इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन more close to the nucleus and hence it is not available for ionization. So थैलियम में दो possible वैलेंसी हैं, Tl+1 and Tl3+, +1 यहाँ से जनरेट होगी, +2 यहाँ के लॉस जनरेट, बट +1 स्टेट इज मोर स्टेबल। तो इन सब के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फिनोमेना है इनर्ट पेयर इफेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे आपको मालूम है कि ऑक्सीजन और सल्फर जैसे कि आप फ्लोरीन क्लोरीन ग्रुप में करते हैं, वैसा ही चेंज यहाँ आ जाता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, जैसे यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ पे बच्चों इंटरचेंज हो जाता है। इस तरीके से सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी। एंड डाउन द ग्रुप ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। यहाँ डाउन द ग्रुप क्या करता है? डिक्रीज, एंड दिस इंटरचेंज अकर्स। देखें, दिस इंटरचेंज अकर्स, तो इसके लिए सबसे हमारे लिए करेक्ट, बट ऑक्सीजन हैज एक्सेप्शनली लो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ द साइज इफेक्ट्स। ओके, तो इसलिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट सल्फर का तो इससे ज़्यादा होगा ही होगा, बट इट हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो द राइट ऑप्शन, इट इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को पता ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई ए इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। ये एक यहाँ पर रिएक्टेंट हमें दे रखा है और एक प्रोडक्ट यहाँ पर हमें ए बनाना है। रिएजेंट क्या दे रखा है? NaOH दे रखा है एंड इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर भी दे रखा है, मतलब पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये है कौन सा रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड है और यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन है। तो तुम्हें याद होगा एल्डिहाइड के जिसमें अल्फा H होता है और अगर बेस दे रखा हो तो ये तो फेमस रिएक्शन है, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हीटिंग दे रखा है, हीटिंग दे रखा है तो क्या करेंगे? कंडेंसेशन करेंगे, मींस वाटर रिलीज करेंगे। क्या बनता है प्रोडक्ट? एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड O एंड दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इस एल्डिहाइड का ये वाला ऑक्सीजन एलिमिनेट होता है तो इस वाले का यहाँ पर ये H2 एलिमिनेट होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो वाटर निकलेगा तो यहाँ पर इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। तो जब डबल बॉन्ड बनेगा, अच्छा फिर उससे CHO तो एज इट इज रहेगा। तो आप अगर देखें तो ये बेंजीन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक 7 मेंबर रिंग बनेगी। कैसे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कार्बन का रिंग। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इस केस में जो ऑप्शन ए है ये इसको मैच कर रहा है। 7 कार्बन का रिंग है, ये डबल बॉन्ड बन रहा है एंड इससे इट इज CHO आ रहा है। तो ये रिएक्शन जो है ये एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है एंड इसका परफेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखें स्टूडेंट, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। सिडेराइट, वी नो दैट सिडेराइट इज फेरस कार्बोनेट, कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट, मैलाकाइट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड क्रायोलाइट इज Na3LF6। सो दीज आर द फॉर्मूले गिवन और आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 14।
लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन। यहां पर ये कंपाउंड दे रखा है, रिएक्शन हमें कराना है SOCl2 के साथ, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। तुम्हें याद होगा जब किसी अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं दैट इज डार्जन रिएक्शन, याद होगा। तो डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, OH रिप्लेस होता है क्लोरीन से, लेकिन OH कौन सा, अल्कोहलिक OH होना चाहिए, नॉट फिनोलिक OH। यहां पर देखो इसमें ये वाला OH कैसा है, ये अल्कोहलिक OH है, बिकॉज ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, तो ये अल्कोहलिक OH है। यहां पर ये OH भी अल्कोहलिक OH है, लेकिन ये वाला जो OH है ये एक फिनोलिक ग्रुप है। और SOCl2 की जो रिएक्शन होती है वो फिनोलिक ग्रुप से नहीं होती, अल्कोहलिक ग्रुप से होती है। तो इसमें जो भी अल्कोहलिक ग्रुप होंगे वही उन्हीं का रिएक्शन SOCl2 के साथ होगा। तो होगा क्या, ये OH हटेगा, एक Cl यहां पर आ जाएगा, ये वाला OH भी हटेगा, एक Cl यहां पर भी आ जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसमें देखिए वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर यहां पर सेकेंड नंबर, यहां पर Cl आया और एक CH2Cl यहां पर भी बनेगा, और ये वाला OH जैसा है ये एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो यहां पर परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट, मैच लिस्ट 1 with list 2 sodium carbonate, titanium, chlorine, sodium hydroxide. Yet we know that sodium carbonate is obtained from Solvay's process. Sodium carbonate is obtained from Solvay's process, sodium carbonate and sodium bicarbonate. Solvay's process hoping कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। टाइटेनियम when आर्कल मेथड से रिफाइन होता है Ti plus I2, T1 टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर होता है। जब TiI4 बनता है गैस फेज में, इसको हीट करते हैं अराउंड 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तब जाके डिकम्पोज करता है टाइटेनियम रिफाइंड और आयोडीन मिल जाता है। क्लोरीन इज यूज फॉर डीकन्स प्रोसेस। HCl को उसको बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ HCl रिजल्ट इन क्लोरीन। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कास्टर केल्नर, जैसे IIC को मरकरी कैथोड सेल भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज मरकरी कैथोड सेल भी बोलते हैं, और डायनेमिक मेथड भी उसको बोलते हैं, डायनेमिक मेथड। दिस इज डायनेमिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेल्सन्स प्रोसेस इज स्टैटिक मेथड बट कास्टर केल्नर इज डायनेमिक मेथड, सो 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए बच्चों, मैच द लिस्ट 1 with list 2 मॉलिक्यूल एंड बॉन्ड ऑर्डर। नियॉन इनर्ट गैस है, मालूम है कि नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0, इट विल नॉट एग्जिस्ट। N2 N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो हमें मालूम है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। F2 इट इज F सिंगल बॉन्ड F, इट विल बी 1, एंड O2 इज O डबल बॉन्ड O। हमें मालूम है इनके स्ट्रक्चर्स और बॉन्ड्स पहले से ही पता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को यूज करके हम इसको प्रूव कर भी सकते हैं। तो फाइनली हमें पता ही है, it is neon, bond order is 2, it is not neon oxide, cancel it। N2 bond order 3 F2, और जैसा कि आपको पता है आप चाहें तो अपने MOD में भर सके देख भी सकते हैं। इस तरह का एक MOD अपन बना लेते हैं, जैसा बच्चों आप लोगों को पता ही है, और बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप लोग को आता ही है बच्चों। ये सिचुएशन हो जाएगी, लाइट सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2py, पाई 2pz, दिस इज सिग्मा 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। एक MOD इस तरह से हो जाता है when नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 14। और एक MOD बच्चों अपना कैसा हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा अपने पास, दूसरा MOD बच्चों कैसा हो जाएगा, इस तरीके से कुछ, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और यहाँ पोजीशन आएगी सिग्मा 2px की। ये है पाई 2py, पाई 2py, पाई 2pz, लेट्स से आई एम राइटिंग जस्ट बाई पाई, and this is pi star 2py, pi star 2pz, और finally we have sigma
एंटी बॉन्डिंग 2px। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ऑर्डर एनर्जी है, भर के देख लीजिएगा, सब आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, question which of the following of hydrogen emits low energy beta particle? We know that titanium is radioactive. Hydrogen has 3 isotopes. One we called as protium, one is deuterium, and one is tritium. This is radioactive and shows beta decay. So the correct answer for this is fourth option. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है, इसमें दे रखा है हमें 4 कंपाउंड यहाँ पर डिफरेंट दे रखे हैं। कौन कौन सा? एक दे रखा है फिनाइल मिथेन अमाइन, सेकेंड दे रखा है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, सी इज एन मिथाइल एनिलीन, डी दे रखा है बेंजीन अमाइन। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है? दे रखा है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ द अबव एमीन। इन 4 कंपाउंड का हमें बेसिक स्ट्रक्चर कंपेयर करना है। तो देखिए, जो फर्स्ट कंपाउंड दे रखा था वो ये वाला है, दिस इज बेंजाइल अमाइन। सेकेंड कंपाउंड एन एन डाई मिथाइल एनिलीन, ये कंपाउंड दे रखा है एन मिथाइल एनिलीन, और ये कंपाउंड दे रखा है सिंपल एनिलीन। अब बेसिक ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए एक नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है और एक नाइट्रोजन जिसका लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? डेफिनेटली जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, बिकॉज जहां पर है वहीं पर ही रखा हुआ है, तो वो अपना लोन पेयर इजीली H+ आयन को रिलीज कर देगा। तो यहां पर देखो, इसमें ये वाला जो N है इसका लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है, यहां पर देखो इसका लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, डी लोकलाइज्ड होगा। इसका लोन पेयर भी बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, डी लोकलाइज्ड होगा। और इसका लोन पेयर भी बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, इसका लोन पेयर भी डी लोकलाइज्ड होगा। इट मींस बी, सी और डी के रेस्पेक्ट में ए की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो मोस्ट बेसिक तो यहां पर हो जाएगा कौन? ए हो जाएगा। अब बी, सी और डी में कंपेयर कैसे करें? तो देखो आई इफेक्ट कैसे, एनिलीन में तो कोई ग्रुप है ही नहीं, यहां पर ये बेंजीन और ये बेंजीन तो सेम है, लेकिन चूंकि CH3 है तो CH3 का इफेक्ट कौन सा होता है? प्लस आई। प्लस आई क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, तो N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब इसकी बेसिसिटी उससे ज्यादा होगी। बी में आओ, बी में 2 मिथाइल है, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, दोनों का प्लस आई होगा। दोनों का प्लस आई होगा तो N पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेसिसिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मोस्ट बेसिक यहां पर ए के बाद कौन सा होगा? बी, उससे कम सी, और सबसे कम कौन सा होगा? डी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है। इसमें एक ये कंपाउंड दे रखा है कीटोन की रिएक्शन पहले करा रही है जिंक HCl के साथ, और सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करवा रही है Cr2O3 के साथ। पूछा हुआ है कंसिडरिंग द अबव रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से बताना है कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो देखिए इस केस में क्या है, इसके रिएक्शन पहले कराएंगे जिंक अमलगम HCl से, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होगा? जो कीटोन होगा ये कीटोन एल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंपल यहां पर कंपाउंड बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 3 इथाइल हेक्सेन बनेगा। और जब इसका रिएक्शन Cr2O3 से करते हैं तो याद होना चाहिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोफॉर्मिंग। तो ये जो 6 कार्बन का ओपन चेन होता है ये क्लोज रिंग एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में, और ये जो इथाइल ग्रुप होता है ये इथाइल ग्रुप यहाँ पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन। इट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3, दैट इज इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या दे रखा है, एक दे रखा है सेलिवेनोफ टेस्ट एंड ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश 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 एंड डैश 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 रेस्पेक्टिवली। तो भाई ये तो याद रखिएगा,
सेलिवेनोव टेस्ट जो होता है वो एल्डोज एंड कीटोन का टेस्ट होता है। एल्डोज ये टेस्ट नहीं देते हैं, कौन देते हैं? कीटोज टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कीटोज की बात करें तो पहला वाला कीटोज एक तो यहां पर आ रहा है और एक कीटोज यहां पर आ रहा है, मतलब सेकंड और थर्ड तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब दूसरा है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ये टेस्ट होता है प्रोटीन का। तो ये वाला टेस्ट तो होता है कीटोज का और ये वाला टेस्ट होता है प्रोटीन का। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स स्टार्ट द सेक्शन बी ऑफ 26 फरवरी शिफ्ट 2। यहाँ पर पहला सवाल है हमारे पास, बहुत आसान, केवल और केवल आप इसे बोल सकते हैं स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। Na3 को हमने वजन किया और 50 ml एक्वस सॉल्यूशन बनाया जिसमें Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 70 मिलीग्राम पर ml, राइट। और आपसे बोला हुआ है कि हम कितना Na3 ले लें, तो आपको इसी से आगे बढ़ना है। Na प्लस इतना है तो NaNO3 कितना रहा होगा, बस इतना सा सॉल्व करके बता देना है। 1 ml में इतना है तो 50 में कितना होगा, उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने Na प्लस लिखा, Na प्लस का मास 50 ml में कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज दिस मच ग्राम। इतने ग्राम Na प्लस है 50 ml में, तो कितने मोल होंगे, ये मोल निकाल लिए हमने Na प्लस के। जितने मोल Na प्लस के होंगे, एटोमिसिटी Na का 1 है तो उतने ही मोल NaNO3 के होंगे, तो यहाँ से NaNO3 के मोल आ गए और NaNO3 के मोल आ गए तो NaNO3 का मास आ गया। नाइट्रेट 23, देन 14, देन 48, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो NO3 होता है 62 प्लस 23, दैट इज 85, मास कर दिया। राउंड ऑफ करना है तो 12.9 आ रहा है, राउंड ऑफ करके आप इजीली इसे 13 बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 13। बहुत आसान सवाल है बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का भी नहीं है, अगर ढंग से देखें तो एटम और मोल कन्वर्जन का सवाल है, तो आपको मुझे लगता है ये सवाल जरूर करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस। तो जैसे बच्चों अपने को पता OX स्टैंड फॉर ऑक्सलेट, तो वी हैव कोबाल्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है ऑक्सलेट, दिस इज Br, दिस इज NH3, ये कॉम्प्लेक्स है। ओवरऑल चार्ज 2-, दिस फॉर्म इज रेफर्ड एज सिस फॉर्म, ये फॉर्म सिस कहलाती है। दूसरी फॉर्म एक आएगी बच्चों इसकी, दैट इज ट्रांसफॉर्म, BrNH3 2-, this is trans. Transform is optically inactive because it has POS. Optically inactive, it has POS, ये optically active है, optically active। तो ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 1, 2 एंड 3। दिस इज पेयर ऑफ एनेंशियोमर। सो इस केस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2Gi प्लस 1 पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। ओके, न्यूमेरिकल टाइप में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक तरह से सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बॉन्ड एनर्जी हमें बताना है, और जब हमें बॉन्ड एनर्जी बताना है SF6 का, तो आपको यहाँ कुछ डाटा दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 गैस, S गैस, F गैस, और ये सारी वैल्यूज हमें दी हुई है। आप अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करना चाहते हैं तो हमने एक रिएक्शन लिख दिया जिस तरह की डाटा हमें दिया हुआ है उससे। अब इस रिएक्शन का फॉर्मेशन के एंथैल्पी से हम डेल्टा H लिखेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लस फॉर्मेशन 6 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ दिस माइनस फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ सल्फर गैस 6 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ F गैस माइनस फॉर्मेशन ऑफ SF6। लेकिन अगर आप इसे दूसरे एंगल से देखेंगे तो SF6 में S और F के बीच 6 बॉन्ड बने हुए हैं। इस तरह से आपके पास ये 6 बॉन्ड बने हुए हैं S और F के बीच, यहाँ सब जगह F लगा हुआ होगा।
ये 6 बॉन्ड अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये 6 के 6 बॉन्ड टूट रहे हैं, तो इसी रिएक्शन का डेल्टा एच एक और तरह से लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, वो हो गया 6 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF बॉन्ड। तो दोनों तरह से लिखा, राइट हैंड साइड का डाटा हमारे पास है, सॉल्व किया, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF हमने निकाला और आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन, मुझे लगता है ये सवाल भी आपको करना ही चाहिए था अगर हम ऑप्शंस तलाशें तो। और राउंड ऑफ में और कैलकुलेशन में भी बहुत लंबी चौड़ी तकलीफ है नहीं आपको, आप डायरेक्टली आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 4, इट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड गैल्वेनिक सेल का बहुत आसान सा सवाल है। एक आपको गैल्वेनिक सेल बनाया हुआ है, जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, सिल्वर जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है 298 केल्विन पर। इसका EMF हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x और वही x हमें बताना है। तो सिंपल गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन का सिंपल एप्लीकेशन लगाइए और देखिए। तो ये हमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, ये गैल्वेनिक सेल का इक्वेशन लिखा, नाउ दिस इज दिस, और नर्स इक्वेशन लगाकर सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल नहीं है, लॉग के अंदर का टर्म 10 में कन्वर्ट हो रहा है, 10 की पावर में, आप इजीली बाहर लेकर आएंगे, केवल एक मल्टीप्लिकेशन बनता है आपके पास, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इट्स वेरी इजी। ये E बराबर E0 0.059/n log Q, Q क्या बनेगा, Zn+2 का कंसंट्रेशन, Ag+2 प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, दिस इज हाउ दिस कैन बी डन, राइट। बाकी सिंपल कैलकुलेशन स्टेप से यहाँ आप इजीली इन्हें मैनेज कर सकते हैं, राइट। 147.15 आ रहा है, जिस तरह के फॉर्मेट में आपसे आंसर पूछा है नियरेस्ट इंटीजर में 147 आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। Next is question number 5. Question number 5 is from atomic structure and Heisenberg uncertainty principle. एक बॉल का मास दिया हुआ है ग्राम में, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 5% और आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ 10⁻³ तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है del P del X ग्रेटर देन H/4π। del P को हम लिख देते हैं मास कांस्टेंट मान के m डेल्टा V डेल्टा X ग्रेटर देन H/4π। ये हमारे पास हो गया। m हमें पता है किलोग्राम में लिखेंगे, डेल्टा V हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा डेल्टा V, तो डेल्टा V हो जाएगा V का क्या एरर है तो 5%। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए किस तरह से हमने सॉल्व किया हुआ है। तो मास दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट किया, V दिया हुआ है, डेल्टा V निकाला 5%, ये डेल्टा V आ गया। फॉर्मूला लगा दिया, मास 10⁻² किलोग्राम, डेल्टा V पता है, डेल्टा X निकालना है 6.63 H/4π, वैल्यू रखा, सॉल्व किया, आराम से आंसर। आप जब सारे टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं तो आंसर ऑब्टेन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। आंसर आ रहा है ये, नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना है तो हम रिपोर्टेड आंसर क्या करेंगे 1। तो हाइजेनबर्ग में डिटो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और +4 ले सकते हैं। Next is again most easy question. Mildly alkaline medium thiosulfate ion oxidized by MnO4- to a compound A या to an ion A, यानी थायोसल्फेट A में बदल जाता है। ये सवाल ऐसा बोल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन A। तो वी ऑल नो कि जब अल्कलाइन मीडियम में MnO4- रिड्यूस होता है तो थायोसल्फेट को सल्फेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। ये मोस्ट इनफेमस रिएक्शन है रेडॉक्स का। और सल्फेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर तो कोई बच्चा भी बता देगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +6 होता है। तो आप सोचिए इंटीजर में ऐसा सवाल भी आता है, यानी हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये बहुत हमारे लिए काम की चीज। ये सवाल +4 ही नहीं, आपका बहुत सारा समय भी बचाने वाला सवाल है, राइट। Question number 7 is from the liquid solution, solution colligative properties. बेंजोइक एसिड डिसॉल्व किया है आपने वाटर में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका ये मिला है, यानी डिप्रेशन हो गया है, KF दिया हुआ है, नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल एसोसिएटेड। बेंजोइक एसिड का ये एसोसिएशन करा रहा है वाटर में, थ्योरेटिकली ये होता है या नहीं इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हम बेंजोइक एसिड यूजुअली बेंजीन में एसोसिएट कराते हैं, वाटर में करा रहे हैं। क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया एसोसिएशन, तो हमें एसोसिएशन ही मानना है। तो एसोसिएशन जब मानेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए n मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड इस तरह से एसोसिएट हो जाते हैं, और जब यहाँ पर कैपिटल N लिखेंगे तो 1/n हो जाएगा। दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू आयोटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आयोटा बराबर होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। और हम क्वेश्चन में जाएं तो 100% एसोसिएशन लिखा हुआ है, यानी अल्फा 1 लिख देना। जैसे ही अल्फा 1 लिखेंगे आयोटा बराबर n हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ
दिखाया हुआ है। नाउ वी हैव द वांट ऑफ फैक्टर, वी हैव बीन गिवन द केएफ, मोलालिटी आपको निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीएफ आपको दिया हुआ है, तो आयोटा 1/n, केएफ हमें पता है, मोलालिटी तो आप जाएं 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 122 होता है। मुझे लगता है ये सबको याद होगा क्योंकि बेंजोइक एसिड का सवाल एनसीईआरटी में भी 2 बार है। तो हमने ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये बेंजोइक एसिड के मोल्स अपॉन वाटर का मास इनटू 1000 क्योंकि ग्राम में था, ये मोलालिटी हो गई केएफ, यहाँ से हमें n मिल गया और डिट्टो इंटीजर आंसर आता है डायरेक्ट 2, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह से जो क्वेश्चन ने पूछा जैसे दिया उस पर आगे बढ़े, डायरेक्ट सवाल, राइट, और डायरेक्ट सॉल्यूशन, सीधा आंसर। कैलकुलेशन भी बाकी सवालों के कंपैरिजन में आप देखें तो काफ़ी आसान है इस क्वेश्चन में। तो बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है आप सबने इसे किया होगा और +4 आपको मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में आपको एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 700 केल्विन हैविंग इनफ एनर्जी, राइट, टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज। आपको पता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉसेज द एनर्जी बैरियर इज ऑलवेज गिवन बाय e⁻ अपॉन RT, इससे हमें दिए जाते हैं और यही फ्रैक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें बोला हुआ है कि ये क्या है, e⁻x, यानी हमारा x बराबर क्या है, EA अपॉन RT। EA हमें गिवन है, T हमें गिवन है, बस सॉल्व करना है, राइट। तो ये हमने यहाँ लिखा -x, तो x बराबर EA अपॉन RT, EA 80.9, तो ये और R का वैल्यू हमें दिया हुआ है, सॉल्व किया 13.91 हमारा आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ करके जिसे 14 रिपोर्ट किया जा सकता है। तो आप देखिए कुछ ऐसे सवाल हैं जो केवल सिंगल लाइनर हैं, आपको एक इक्वेशन में वैल्यू डालनी है डायरेक्ट और आंसर लिखना है, राइट। तो ये भी उन्हीं में से एक है, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। Next is question number 9, pH of ammonium phosphate solution, pK of phosphoric acid and pKb of ammonium ion are this and this। थोड़ा सा यहाँ जो एक फंडामेंटली पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ हो सकती है कि फॉस्फोरिक एसिड भैया H3PO4 है, इस तरह की कहानी है, हमें वो नहीं सोचना, जो दिया है उस फ्लो में आगे बढ़ना है। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट दिया है, इसकी pH का फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता है, उसी पर हम सॉल्व करेंगे, आंसर आता है। तो ये अमोनियम फॉस्फेट में वीक एसिड वीक बेस, राइट, हमने सीधा H+ का फॉर्मूला लगाया, Ka इंटू √ KW अपॉन Ka इंटू Kb, यहाँ से माइनस लॉग ले लिया, माइनस लॉग pH माइनस लॉग K pK माइनस लॉग KW pKW माइनस लॉग 1/K माइनस pK माइनस लॉग 1/KB माइनस pKb और √ का आधा। सारी वैल्यूज रख दी, हमें सारी वैल्यूज दी हैं, pKW बस हमें अपनी तरफ से रखना था 14, सॉल्व किया 7.24 आ रहा है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर 7 हो जाएगा, राइट। इस तरह से हमारे पास ये सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप ज़्यादा दिमाग इसमें ना लगाएं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे ऐसा लगा कि पर्सनली उन्होंने कुछ नए तरीके से एक नया सवाल पूछने की कोशिश की, हाउएवर इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। दे हैव आस्क्ड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर लैटिस साइट इन अ लैटिस इज। कोई भी लैटिस उठा लो, उसमें एक लैटिस साइट के करस्पॉन्डिंग कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। इस सवाल को करने के 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये जो मैंने किया है कि मैंने FCC मान लिया, FCC में क्यूब होता है, क्यूब में लैटिस साइट, तो 6 फेस सेंटर पर स्फीयर्स होते हैं और 8 कॉर्नर पर होते हैं, तो 14 लैटिस पॉइंट्स जहां पर आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, तो 12 एज सेंटर प्लस एक बॉडी सेंटर, कुल मिलाकर 13 लैटिस पॉइंट पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर लैटिस साइट, तो 13/14, इससे रफली हमारा आंसर 1 आ जाता है, नियरेस्ट इंटीजर। एक तरीका और है, हमें पता है अगर हम इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल से बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ octahedral voids is always equals to z। और अगर हम ये मान लें चाहे वो कैसा भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इफेक्टिव नंबर हमेशा z होता है और लैटिस में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स भी हमेशा z होता है, तो रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो आप FCC मानकर कर रहे हैं तब भी यही आएगा, अगर आप इसकी जगह HCP मानकर करेंगे तब भी कोई ना कोई फ्रैक्शन बनेगा, लेकिन वो नियरेस्ट इंटीजर में 1 ही देगा। और अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल से बात करेंगे तो सीधा सीधा आपको हमेशा 1 ही मिलने वाला है। तो इस वजह से मुझे लगता है ये सवाल अच्छा है और राइट, और इस पर जो है बात हमारी
होनी चाहिए, पर इसका आंसर किसी भी एंगल से आप सोल्व करें, कोई भी बात की लैंग्वेज को मानकर करें, आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है. सो दिस कंक्लूड्स योर 26 फरवरी शिफ्ट टू पेपर सॉल्यूशन बाय द मोशन कोचिंग. आई होप आपको ये पसंद आए होंगे. अगर पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए किस सवाल का सॉल्यूशन आपने चैलेंज किया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपका फीडबैक है, और इसे शेयर करिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपने सॉल्यूशंस नहीं मैच किए वो भी इसे देख पाएं. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.